नमस्ते, मेरा नाम अनुपम है। आप एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस को लेकर और कांग्रेस की पॉलिसी को लेकर। क्या कांग्रेस को पॉलिसी पैरालिसिस हो चुका है? हम ये सवाल क्यों कर रहे हैं? बार बार कांग्रेस की तरफ से कुछ ऐसी बातें कर दी जाती हैं कि भारत में वो नैरेटिव बन जाता है, लेकिन जब उसका फैक्ट चेक किया जाता है तो पता चलता है कि वो फेक न्यूज़ है, वैसी कोई खबर है ही नहीं। इन दिनों कांग्रेस ने ऐसे कई सारे काम किए, लेकिन इससे भी बड़ा काम, कांग्रेस आजकल ईरान और इजराइल युद्ध के बीच ईरान को लेकर खूब आंसू बहा रही है। अचानक फिलिस्तीन को लेकर आंसू तो पहले बहाती ही थी, अब ईरान को लेकर कांग्रेस अपना दिल खोल रही है। लेकिन इसके पीछे क्या वजह है? क्यों कांग्रेस अचानक ईरान का इतना फेवर करने लग रही है? इसको समझने के लिए आज हम इस पूरे वीडियो को लेकर आए हैं आपके सामने, और हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी पंकज प्रसून। पंकज जी, सबसे पहले तो यही हम जानना चाहेंगे कि आजकल ये ईरान के लिए आंसू बहाने वाली कांग्रेस का सच क्या है? कांग्रेस ईरान के लिए आंसू नहीं बहा रही। कांग्रेस फेक न्यूज प्रोपेगेंडा मशीन बन गई है। पहला फेक न्यूज क्या फैलाया कि असीम मुनीर को अमेरिका ने इनवाइट किया है। जयराम रमेश ने ट्वीट कर बताया है इस देश को। बाद में कल अमेरिका को यह सफाई देनी पड़ेगी कि वो स्टेट गेस्ट नहीं थे। ये गलत खबर उन्होंने फैलाई कि नहीं, फेक न्यूज। और इसके बाद तमाम विदेश नीति के अलग अलग पहलुओं पर ये देखिए पिछले कुछ दिनों से कैसे गलत सलत खबर दे रहे हैं। इससे भारत को कोई फायदा नहीं, लेकिन जयराम रमेश के नेतृत्व में कांग्रेस की टीम दे रही है। अभी जो मौजूदा अटैक है इंडियन गवर्नमेंट पर वो ये है कि एससीओ की एक बैठक हुई थी, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो उसमें जाहिर तौर पे चीन का दबदबा रहता है। तो चाइना, पाकिस्तान, इन सब ने मिलकर एक निंदा प्रस्ताव लाया कि हम इजराइल की आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे इजराइल के कि उसने ईरान पे क्यों हमला किया। भारत उस वोटिंग से एब्सटेन कर गया, मतलब एब्सेंट हो गया। बोला कि हम किसी के पक्ष में विपक्ष में नहीं, ईरान भी हमारा दोस्त और इजराइल तो है ही। अब इस बात को लेकर कांग्रेस भारत सरकार से फिर सवाल खड़े कर रही है कि आपने ईरान का साथ क्यों नहीं दिया। अरे भाई, जब जब इस देश पे संकट आया है तब इजराइल ने हमारी मदद की है। बताइए, कश्मीर मुद्दे पर हमेशा इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा। जब इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर में संकट आया तो उसने हथियार हमें दिए और हर जगह पे सपोर्ट किया। दुनिया का कोई भी ऐसा मंच हो, इजराइल खुलकर हमारा साथ देता है। हम कैसे उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर रहे हैं जिस युद्ध से हमारा न लेना न देना? हम कहां है उस युद्ध में? कहीं नहीं। इजराइल का युद्ध है ईरान के साथ। अब भाई कौन किसके साथ है हमें क्या मतलब? हमारे लिए तो दोनों दोस्त हैं। हम तो कच्चा तेल ईरान से भी खरीद लेते हैं, चाबहार पोर्ट उनके साथ मिलकर विकसित कर रहे हैं, और दूसरी ओर इजराइल से हथियार खरीदते हैं और तमाम मुद्दों पर इजराइल हमारा सपोर्ट करता है। तो हम क्यों किसी का निंदा करें? हम उसमें कहा है। लेकिन कांग्रेस को बड़ी चुल मची है, उसको लग रहा है कि मुस्लिम वोट हमें मिल जाएगा। अच्छा, आप जब भी इजराइल का नाम आता है ना, इजराइल की चर्चा होती है, कांग्रेस का अचानक जो प्रेम होता है वो इजराइल की एंटी पार्टी के साथ ज़्यादा बढ़ जाता है। हमने इससे पहले फिलिस्तीन वाले मामले में देखा और अब ईरान के मामले में देख रहे हैं। देखिए, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम ये कह रहे हैं और ये मानते हैं एक भारतीय होने के नाते कि जितना बड़ा दोस्त हमारा इजराइल है, ईरान से भी हमारे उतने ही बढ़िया संबंध, घनिष्ठ संबंध है, और हम दोनों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। भारत ने आज वोट नहीं किया, मतलब वोट का बहिष्कार किया, तो सिर्फ इसी वजह से किया। क्या मैं गलत हूं पंकज जी? अगर अनुपम हमें ईरान के खिलाफ मतदान करना होता तो हम इजराइल के पक्ष में करते, और अगर इजराइल के खिलाफ मतदान करना होता है तो ईरान के पक्ष में करते कि नहीं? हमारे एब्सेंस का मतलब ही यही है कि दोनों हमारे लिए प्रिय हैं। अब आपको थोड़ी देर रोकना चाहता हूं। ये हम कुछ ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि कैसे ईरान के लिए आंसू बहाने वाली कांग्रेस बार बार एक सच्चाई छिपा लेती है। इजरायली मिशन का अमेरिका के बाद पहला ऑफिस मुंबई में 1950 में नेहरू जी ने खुलवाया था। देखिए, इजराइल का ये लोग विरोध करते हैं, लेकिन इजराइल को कितना स्पेस दिया पिछली सरकारों ने, वो आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये आपने देख लिया, नेहरू जी के दौर में 1950 में खुलवाया गया इजरायली मिशन।
1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में इंदिरा जी ने इजरायली हथियार का इस्तेमाल किया। सोचिए 1971 के वॉर में पाकिस्तान के खिलाफ तब भी इजराइल ने हमारी मदद की, और मोसाद के लोग तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल जैकब के साथ मिलकर पाकिस्तान पर प्रहार की योजना बनाते थे। ये एक बड़ा फैक्ट है। अब इसके बाद आपको दिखाते हैं, देखिए दो हमने दिखाए, नेहरू का दौर आपने देखा, इंदिरा जी का दौर देखा। अब आगे भी देखिए, कांग्रेस सरकार ने 1992 में, उस वक्त भी कांग्रेस की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री होते थे, दिल्ली में पहली बार घोषित इजरायली दूतावास खोला। मतलब पहली बार इसका ऐलान किया गया कि अब इजरायली दूतावास भी होगा। 1948 से लेकर 2014 तक भारत ने 56 बार सुरक्षा परिषद में इजरायल के पक्ष में वोट किया था या फिर वोटिंग से बहिष्कार कर दिया था। मतलब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। फिलिस्तीन का दूतावास भारत में खुला 1996 में, लेकिन इजरायल का खुल गया 1992 में, 1992 में ही खुल गया। इजरायली मिशन का मतलब पहले नेहरू के दौर में इजरायली मिशन को अप्रूवल मिली, इंदिरा जी के दौर में संबंध और बढ़े। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ जो इंदिरा जी के दौर में, उसमें इजरायल ने भारत का साथ दिया। और आपने देखा कि कैसे कांग्रेस की सरकारों ने इजरायल को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी ईरान की तुलना में। और आज यही जो कांग्रेस के लोग हैं, जयराम रमेश तो मुझे लगता है कि उस वक्त भी रहे होंगे, मतलब उन्होंने राजीव गांधी के साथ तक तो काम किया ही, तो उस वक्त भी उन्होंने देखा होगा उस वक्त की कांग्रेस पार्टी को। ये अचानक बदल क्यों गए पंकज जी? मुझे यही समझ में नहीं आया अनुपम कि कांग्रेस को हो क्या गया है। इजरायल देश की मान्यता अगर अमेरिका के बाद दूसरे किसी देश ने दी थी तो भारत था। भारत 1947 में आजाद हुआ, 1950 में मुंबई में दूतावास खुल गया था इजरायल का। और नेहरू तो लेफ्टिस्ट थे, वो तो रशिया के तरफ थे, ये सब आरोप लगते हैं ना, लेकिन फिर भी इजरायल को मान्यता दी। गांधी परिवार सोचिए ना, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सबने इजरायल का खुले दिल से स्वागत किया है। इंदिरा गांधी के समय में जब बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश के साथ नहीं था, वो पाकिस्तान के साथ जब लड़ाई चल रही थी, जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तो इजरायल की मोसाद ने हमारी मदद की थी। भूल जाए सारा कुछ। जब जब मुसीबत में हम भारत रहा है, तब तब सिर्फ दो देशों ने साथ दिया है, रशिया और इजरायल ने। और कांग्रेस क्यों चाहती है कि हम इजरायल के खिलाफ वोट करें? भाई आज तक कांग्रेस की सरकारों ने तो कभी नहीं किया इजरायल के खिलाफ वोट, या तो उसके पक्ष में किया है या नदारत रहे हैं। 56 बार मैंने कहा है, 56 बार इजरायल के समर्थन बहुत में, बड़ा नंबर होता है 56 बार। या तो आपके आपने इजरायल के फेवर में वोट किया या आपने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया, क्योंकि वहां इजरायल को नुकसान हो रहा था। बिल्कुल। तो आज क्या हो गया ऐसा? मतलब क्या कांग्रेस की नीयत बदल गई, नीति बदल गई क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी से जलन के मारे ये कुछ भी करने के लिए तैयार है? चाहे तिलहंडे में देश का नुकसान होता है तो हो, हमारी छवि खराब होती हो तो हो, भले ही इजरायल से हमारी दुश्मनी हो जाए, ईरान से दुश्मनी है, बस उनको अपनी राजनीति करनी। और जयराम रमेश के बारे में मैं क्या बोलूं, आप ही बता रहे थे ना कि कितना कितना फेक न्यूज बताया इन्होंने फैलाया हाल के दिनों में, जिससे भारत को नुकसान हुआ है। ये अच्छा बताइए, आज मैं एक दिल से बात कहता हूं, अगर इंदिरा गांधी होती और इस तरह युद्ध हो रहा होता तो क्या वो काउंटिंग पूछती कि हमारे कितने विमान गिरे? पूछती? अगर इंदिरा गांधी होती तो क्या ये जेएनयू में जाती और उनके साथ खड़ा होती जो कह रहे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह? कभी होती? खैर ये तो अलग डिस्कशन का इशू है कि ये नारे लगे कि नहीं, इस पर भी बड़ा विवाद है, हम इस पर नहीं जाना चाहते। लेकिन हम आते हैं उसी टॉपिक पर कि अभी हाल ही में अमेरिका में जब सेना का परेड हो रहा था और उसमें ये अचानक भारत में खबर फैल गई कि देखो जो वहाँ का मुनीर है, पाकिस्तान का जो जनरल है आसिम मुनीर, उसको बुलाया गया, उसको शामिल करवाने के लिए न्योता भेजा है अमेरिका ने, और भारत को कोई पूछ नहीं रहा। मतलब ऐसा लगा कि भारत को देखो कितना नीचा गिरा रहा है अमेरिका। और ये फैलाने वाले लोग कोई और नहीं थे, ये जयराम रमेश ने बाकायदा इस पर ट्वीट किया था। बिल्कुल। और इससे पहले भी आप बता रहे थे कि एक और उनका एक फेक न्यूज था ये आसिम मुनीर के बारे में। बाद में अमेरिका ने कहा कि उसको कोई स्टेट गेस्ट वगैरह नहीं था, वो उसको किसी कमांडर ने बुलाया था और दूसरे नंबर की कुर्सी पे वो बैठा हुआ था। और यहां पे तो ऐसा माहौल बना G7 की बैठक को लेके, हाँ G7 की बैठक को लेके
जयराम रमेश ने अपने देश में यह गलत खबर फैलाई कि मोदी को इनवाइट ही नहीं किया गया। सुबह प्रेस और पूरा कॉन्फ्रेंस एक की, मीटर शाम में- में बुलावा आ गया। अरे वो तो समय से आना ही था। हाँ, देखिए, मैं बार बार एक बात बोलता हूं, आज की तारीख में यूरोप और अमेरिका को भारत की जरूरत है, भारत को जरूरत नहीं है। वो तो बुलाना ही बुलाना था, बुलाएंगे ही। लेकिन उससे पहले जयराम रमेश ने इस देश में जो नैरेटिव सेट किया कि मोदी की बेइज्जती हो गई या G7 में नहीं बुलाया, और फिर उससे भी नहीं सबक सीखा, तो फिर असीम मुनीर को बुला लिया। ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं? यही काम करने के लिए बैठे हुए हैं क्या वहां पे? शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। ये हाल है। और जब कांग्रेस थी, मैं देखिए बार बार ये बोलता हूं, आज की जो कांग्रेस है ना, उसकी कोई तुलना अगर इंदिरा गांधी जी के कांग्रेस या उससे पहले राजीव गांधी जी या नेहरू जी या शास्त्री जी के कांग्रेस से नहीं, वो करता तो है तो लगता है जब आप बेवकूफ है। पढ़ेंगे ना तो आपको ये इस बात का एहसास होगा कि पुरानी कांग्रेस सच में बड़ी कांग्रेस थी। बहुत बड़ी कांग्रेस थी। उन्होंने देश का नेतृत्व किया। आज ये जलनखोरों की जमात लगती है कि कुछ भी, मतलब कि कोई भी मुद्दा हो और मतलब बस सिर्फ ऐसी गालियां देनी है। और पता है, ये आनंदित होते हैं, ये एक ट्रोल की तरह बिहेव कर रहे हैं। सोशल मीडिया ट्रोल जिस तरह बिहेव करते हैं ना, उस तरह ये करते हैं। किसी की खिल्ली उड़ा देना, नरेंद्र मोदी जी के मां के बारे में कुछ मजाक कर देना, और ये करके इनको आनंद उसी में है। ऐसे ही देश चलाएंगे ये। चलिए पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम बातचीत के लिए। लेकिन एक बात तो है, कभी कभी ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपनी जो मूल विचारधारा थी उससे शायद भटक रही है, और मोदी विरोध में एक जो मतलब एक लक्ष्मण रेखा जो होनी चाहिए उसको भी वो पार कर जाती है, और इससे कांग्रेस को फायदा नहीं बल्कि सिर्फ नुकसान ही होता जा रहा है। पब्लिक में उसके खिलाफ ही परसेप्शन बन रहा है, और ये सिर्फ कांग्रेसी नेताओं की वजह से हो रहा है। अब आज जो हुआ है ईरान को लेकर या इजराइल पर जो जिस तरह से जयराम रमेश बोल रहे हैं, उससे कांग्रेस ही फंस रही है, कोई दूसरी पार्टी नहीं फंस रही। आपका इस पर क्या कहना है? जो कांग्रेस की पॉलिसी है और बार बार बदल रही है, इस पर आप क्या सोचते हैं? दर्शक होने के नाते हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।